तो क्या लगता है आपके दबाव में जाति जनगणना का आनंद फानंद में बिल लेके आ गए? बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा चल रहा है। पाकिस्तान के अगर हमने 2 टुकड़े किए थे तो ये हमारा काम था ना। तो बिहार में तेजस्वी साथ रहेंगे? बिल्कुल। आज जब पूरी तरह फंस गए तो आपने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। हर बार की तरीके इस बार भी हमारे साथ एक नए अतिथि के तौर पर और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रखर सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत है प्रखर जी आपका हमारे स्टूडियो में, और आपने समय दिया अपना बहुमूल्य, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू संजय जी। इन दिनों बिहार में इलेक्शन की शुरुआत लगभग हो ही चुकी है। राजनीतिक जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा था और वहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई, ये कहा जाए कि रोकने का प्रयास किया गया। हाथरस जाएंगे तो रोका जाएगा, बिहार जाएंगे वहाँ भी रोका जाएगा। दिक्कत क्या लग रही है आपको? देखिए, सरकार डरी हुई है, इससे पता चलता है कि सरकार डरी हुई है। और देखिए, राहुल जी कोई आम नेता नहीं, राहुल जी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों रोका जा रहा है? इस देश की उनको अपनी जनता से मिलने के लिए रोका जा रहा है। तो हम जब कहते हैं कि अगर इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को जब अपनी ही जनता से मिलने के लिए रोका जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है, ये सवाल उठता है। लोकतंत्र में अगर जनता सरकार चुनती है तो जनता विपक्ष भी चुनती है, और विपक्ष के नेता को अगर जनता के नेता को जनता से ही नहीं मिलने दिया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या अब अगला कदम क्या होगा, क्या रणनीति होगी? जो कि विपक्ष को रोक तो नहीं पाए, रोकने का प्रयास हुआ, धक्का मुक्की भी देखने को मिली। देखिए, अगला कदम क्या है? हम बिहार की जनता से संवाद कर रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जो सरकार है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप देखिए कितने पुल गिर गए वहां पर, कितने तरह के बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही है। तो इस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, और कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों ने जिस तरीके से यूथ से बात करी, खास करके राहुल जी बीच में गए थे, यूथ से बात करी, रोजगार को, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया। क्या लगता है यूथ इस बार आपके साथ आएगा या बीजेपी के साथ पूरा सरकार बनाने जाएगा? देखिए, यूथ चाहता क्या है? एक युवा लड़का ये चाहता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, पढ़ाई अच्छी शिक्षा पाने के बाद वो नौकरी करे, ताकि वो अपने घर परिवार की देखरेख कर सके, अपने आप को जीवन में बढ़ा सके, या बिजनेस कर सके, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले। ये दोनों चीजें इस सरकार में से नहीं मिल रही है। बेरोजगारी चरम पर है। इस देश का 44% युवा बेरोजगार बैठा हुआ है जो पढ़ा लिखा है। तो हम जब सवाल उठा रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में युवा इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर चुका है। युवा ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस में इस बार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर लास्ट ईयर का आप डेटा उठाए तो आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो इन इंस्टीट्यूशंस की जब ये हालत है तो आप सोच लीजिए किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगार जब युवा बैठेगा तो युवा को तो रोजगार चाहिए, युवा को जीवन में कुछ करना है। तो राहुल जी जब युवाओं की बात उठा रहे हैं और जब हम कहते हैं कि रोजगार बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, तो युवा उसमें ज्यादा से ज्यादा नौकरी पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं बरकत करेंगे। ये युवा देश है और युवाओं की हम बात उठा रहे हैं, तो इस बार युवा इनको सबक सिखाएगा बिहार का। कल की ही बात करें, कल के दौरे के दौरान जब आप लोग वहां से निकल रहे थे, या यूं कहें कि राहुल गांधी जी जब वहां से निकले, तो राहुल गांधी समेत 20 लोगों पर बिहार सरकार ने एफआईआर भी कराई है। तो इस एफआईआर के मायने क्या देखती है कांग्रेस, और अगर मायने निकाल पा रहे हैं तो इसके आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि ये तो आक्रामकता सरकार की देखने को मिल रही है। देखिए, राहुल जी जननायक है, जनता के लीडर है, और ये जितनी चाहे एफआईआर कर ले, संस्था कैंसिल करा के देख चुके हैं, हर तरीके की चीजें कर चुके हैं, और इसी को तो अत्याचार है। और गवर्नमेंट जितना चाहे काम कर ले, जितना चाहे अत्याचार कर ले, जितनी एफआईआर लगाना हो लगा दे, हमारे लीडर राहुल गांधी जी डरते नहीं हैं। वो जनता के लिए खड़े हैं, जनता के लिए सवाल उठाएंगे और सरकार को हटाएंगे और सरकार बनाएंगे, और जनता के सारी चीजें वो करेंगे जो जनता के लिए होनी चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार का फंडा इस बार चल पाएगा बिहार में, या आप लोग हावी रहेंगे? आपकी रणनीति बिहार को लेकर के क्या चल रही है? देखिए, बिहार को लेकर के हम बिहार की बात उठा रहे हैं, हमने युवा यात्राएं निकाल रहे हैं, हम जा रहे हैं कि जो बिहार में पलायन होता है, पलायन क्यों होता है? कोई भी युवा अपना घर को छोड़ के क्यों जाना चाहता है? हर आदमी चाहता है जहां पर उसने पढ़ा, जहां पर उसका घर है, वहीं पर उसको रोजगार मिले। तो बिहार में जब हमारी सरकार आएगी
तो रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी चीजें जब बिहार में होगी तो युवा वहीं का रहेगा ना, अपने ही घर में रहेगा और चीजें करेंगे। भाई पिछले 20 सालों में आपने देख लिया नीतीश जी का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल गिरते जा रहे हैं, चीजें करती जा रही। और सबसे बड़ी बात है, आवाज कोई उठा रहा है, जब स्टूडेंट आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। अरे भाई वो बात उठा रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुनेंगे ना। भाई कोई समस्या है, समाधान तो सरकार निकालेगी ना। अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम सरकार चुनते हैं, जनता ने सरकार चुनी, तो सवाल किससे उठाएगा? सरकार से। और सरकार सवाल उठाने पर अगर लाठी पड़वाए तो फिर तो जनता मन बना लेती है, और जनता ने मन बनाया है इस बार। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो बिहार में तेजस्वी साथ रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये देखिए शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। दोनों पार्टियां बैठेंगी और वो करेंगी। अभी इंडिया गठबंधन में सब लोग हैं साथ में, और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका फैसला जल्द से जल्द आपके ही माध्यम से जनता को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सुशासन बाबू लगातार जादूगरी करने पर कामयाब रहे 3 बार, क्या लगता है कि उनकी जादूगरी को आप फेल कर पाएंगे? देखिए, बंद घड़ी भी 2 बार से 3 बार सही समय दिखा देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार रिपीट हो। चलिए, अब आते हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर काफी तनाव था, और उस तनाव को लेकर के पहलगाम में आपने देखा कि किस तरीके से आतंकी आए और लोगों को मार करके धर्म नहीं पूछा, लोगों को मारा। और जो मिशन छेड़ा गया सिंदूर, उस सिंदूर के मिशन से अब तक की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो आप लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं। समर्थन जरूर किया, लेकिन सीज फायर भी, राजनीतिक सीज फायर भी आप लोगों ने तोड़ा है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा, जब ये घटना हुई तो इस देश की सभी पार्टियों ने, समूचे विपक्ष ने एक साथ कहा देश में कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो फैसला लेगी हम पूर्ण तरीके से साथ हैं। हर आदमी इस देश का मेंबर है, हर आदमी देश का चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े और पाकिस्तान के चढ़ करके बात करें। हमारी सेना के शौर्य में, हमारी सेना इस दुनिया की सबसे अच्छी सेना है, और उसने हमेशा दिखाया है कि हम दुनिया की सबसे अच्छी सेना है। हमने पाकिस्तान को हमेशा युद्ध में उनको हराया है। अब देखिए, जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुस करके पूरी तरह कार्रवाई करने लगी, पाकिस्तान की सेना बिल्कुल घुटनों पर आ गई, हमने बिल्कुल उनके कई सैन्य ठिकानों को उड़ाना शुरू किया। जिस तरीके से सीज फायर हुआ, हम कह रहे सीज फायर आपने किया, तो जब सीज फायर आपने किया तो किन मुद्दों पर सीज फायर हुआ, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? देखिए, एक मजबूत और एक कमजोर में सीज फायर नहीं होता। हम मजबूत हैं, अगर हमने जंग रोकी या सीज फायर किया, तो जब सीज फायर किया तो क्या शर्तों पर किया? हमने अपने टेररिस्ट, जो वहां के टेररिस्ट जो हमारे यहाँ के वहां पर रहते हैं, क्या उनको वापस लेने की बात करी? क्या हमने बोला कि पीओके में जो पाकिस्तान की सेना है वो हटा रहा है? क्या बलूचिस्तान को वो खाली कर रहा है? जब हम पूरी तरह उसको मार रहे हैं और पाकिस्तान रो रहा है, तो हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसको? हम पूछ रहे हैं, जब सीज फायर किया तो उसका पूरा एक वो होगा, पाकिस्तान से बात, खाका बनाया गया होगा। खाका पूछ रहे हैं, जब हम जीत रहे हैं, हम जीती हुई चीज को ऐसे कैसे दे सकते हैं? वो खाका पूछा जा रहा है। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता की तरफ से सरकार से सवाल पूछना, और हम सवाल खाली एक बेसिक सा पूछ रहे हैं कि आप एक सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट में, उसमें डिस्कशन हो जाएगा। जब चाइना से युद्ध चल रहा था तो भी सेशन हुआ था, तो सेशन बुलाने की बात कर रही है, और सीज फायर के हम बिंदु पूछना चाहते हैं। सरकार बिंदु नहीं बता रही, बाकी गोल गोल घुमा रही है। तो बिंदु से क्या इंपॉर्टेंट है? क्यों बिंदु में आप क्या जानना चाहते हैं? क्या शक है कि कार्रवाइयां ढंग से नहीं की गई है, या किसी दबाव में ये सीज फायर किया गया? आपको शक लग रहा है? शक की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, शक तो किसी और को हो सकता है, किसी भारतीय को कभी कोई शक नहीं हो सकता, और हमें कोई शक नहीं है। हमें यकीन है और हमें खुशी है इस बात की कि हमारी सेना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को घर में घुस के मारती है। ये हमें इस बात का गर्व है, और हर भारतीय को गर्व है, कांग्रेस पार्टी को गर्व है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को हमने नया जन्म दिया था। उस समय अमेरिका हमारे खिलाफ था, अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी, उसके बावजूद अमेरिका उस समय भी सशक्त था। अमेरिका कोई उस समय कमजोर देश नहीं था, उस समय भी विश्व शक्ति था वो, मगर हमने नहीं सुनी थी, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और नए देश को जन्म दिया था। जब हमारी सेनाएं इतने अंदर तक घुस गईं और बिल्कुल कार्रवाई करने लगी,
तो जब हमने उस कार्रवाई को रोका तो किस बात पर रोका? अरे हमको पीओके अलग कर देना चाहिए था, पीओके को कब्जे में ले लेना चाहिए था, बलूचिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे, पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए था। हम रुके क्यों? और रुके तो किन शर्तों पर रुके? वो शर्तें क्या हैं? पाकिस्तान को जब हम मार रहे हैं और हम एकदम से छोड़ रहे हैं उनको कि चलो भाई छोड़ देते हैं, तो किस बात पर छोड़ रहे हैं? सरकार से सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि हमारी मंशा तो यह थी पाकिस्तान से पीओके हमको वापस ले लेना चाहिए था और बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए था। सरकार तो ये भी अभी भी कह रहे हैं कि मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो जारी है। आप धैर्य रखें। हम तो धैर्य रखे हैं, मगर मौका होता है जब शुरू हो गई जंग। सीज फायर बोला गया है ना, सीज फायर, जब सीज फायर बोला गया है तो सीज फायर क्यों किया? अच्छा मौका था, आपने सीज फायर क्यों किया? और सीज फायर किया तो किन शर्तों पर किया? आप अगर रोक रहे हैं अपनी कार्रवाई तो किस शर्तों पर रोक रहे हैं? वो ऐसी क्या बात थी जो वो मानने को तैयार हो गए और हमने वो रोक दिया? क्योंकि भाई वो तो हरकत कर रहे हैं, पुलवामा के बाद उन्होंने पहलगांव हरकत करी, जब और इसके बाद क्या गारंटी है? किस बात पर हमने रोका कि अगली बार नहीं होगा? पाकिस्तान जैसे दोगला देश जो सिर्फ झूठ बोलता है। और देखिए पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, पाकिस्तान हमेशा इस देश की माइनॉरिटी में कंफ्यूजन पैदा करता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ इंडिया आए थे और इंडिया में उन्होंने एक मंच से बोला था, इंडियन मुस्लिम्स की बात करना शुरू करी, तो हमारे मौलाना मदनी ने वहीं उठ करके उनको बोला था भरे मंच से कि आप इंडियन मुस्लिम्स की बात अपने उससे हटा दीजिए, पाकिस्तान की आप स्थिति देखिए, हमारी बात मत करिए। यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, इस देश में सभी धर्म, एक यूनिक देश है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जहां पर सभी धर्म के लोग खुशहाली और एकता के साथ रहते हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी धर्म है सब एक साथ रहते हैं। हमको तो बचपन से सिखाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बहस करना, हमने आपने बचपन में सीखा कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये लाइनें तो हमने बचपन में सीखी है ना। तो हमारे तो देश का फैब्रिक ये है और पाकिस्तान इस फैब्रिक को तोड़ना चाहता है। तो जो हमने इस बार सीज फायर किया तो किस बिना पर किया, किन शर्तों के साथ किया? भाई देखिए, जो सीज फायर होता है तो दबाव में आप शर्त रखते हैं कि भाई ये जो टेररिस्ट थे वो हमको वापस दीजिए, जो पहलगाम के टेररिस्ट थे क्या हमको मिले? अभी नहीं मिले, तो वो पाकिस्तान हमको वो टेररिस्ट वापस करे ना। पाकिस्तान तो वो देश है जो झूठ बोलता रहा है अमेरिका से, ओसामा बिन लादेन उसको क्या मिला था, उसकी तो हिस्ट्री रही है झूठ की ना। तो ऐसे झूठे देश को आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और छोड़ा है तो किन बिंदुओं पर छोड़ा है? अगर ये सवाल हम पूछ रहे हैं तो क्या गलत पूछ रहे हैं बताइए? तो सरकार आपको नहीं बता रही कि जनता को बताए, निकल तो पड़ी है। 13 तारीख से उन्होंने तिरंगा यात्रा, सिंदूर मिशन की क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या उन्होंने किया बॉर्डर पर, वो जनता को बताने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी, विधायक सांसदों को उतार दिया, बता रही हो, जनता को बता रहे हैं, आपको नहीं बता रहे। क्या जबरदस्ती भाई? नहीं, विपक्ष को कैसे नहीं बताएगी? विपक्ष को सरकार जवाब नहीं देगी, जनता के प्रतिनिधि है विपक्ष और जनता सवाल पूछ रही, जनता हमसे बोलती है कि भाई पार्लियामेंट में सवाल उठाइए, तो जनता के पास सीधे जा रहे हैं। जनता के सवाल पर क्या बता रहे हैं? वो जो उपयोगिता वो तो हमारी भारतीय सेना है, हमारे भारतीय सेना के जवान जाकर के मार करके पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये तो वो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वो मार रहे थे, आपने रोका क्यों? हमारा जवान मार रहा है पाकिस्तान में जाकर के, घर में घुस रहा है, हम उनके ठिकानों को उड़ा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं इसको रोक क्यों दिया आपने, किन शर्तों पर रोका? तो इन शर्तों को, इस जवाब से सरकार भाग रही है, गोल 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 घुमा रही है। अरे उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता एक यात्रा निकाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया जनता को। कोई लाखों लोगों की भीड़ थोड़ी जा रही है, उनके कार्यकर्ता हैं सड़क पर निकले झंडा लेकर के, यहां से मान लीजिए हजरतगंज से शुरू किया उन्होंने और गांधी प्रतिमा से कहीं आगे जाके चले गए, कह दिया कि बिल्कुल हमने जवाब दे दिया। कोई जवाब है? आप सीधा सीधा बताइए, इस देश का मुद्दा है। देश में आप एक दूसरे देश से जब जंग लड़ते हैं, आप दूसरे देश से जब आप उसके घर में घुसते हैं और हमारे जवान जब मार रहे होते हैं, हम पूछ रहे साहब आपने क्यों रोका और रोकने का रीजन क्या है? आपको नहीं रोकना चाहिए था, आपको पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने चाहिए थे, मौका था आपके पास, आप रुक रहे हैं। तो रुकने का वजह क्या है? कोई साइन हुआ आपस में कागज, आप उनका जो मसूद अजहर है वो वापस दे रहे हैं। तो सरकार को बताना है कि किस बात पर आपने किया। आप जो टेररिस्ट वो है, कैप उसके बाद नहीं लगाएगा, क्या नहीं करेगा, कुछ तो हुआ होगा सीज फायर में।
ये विजय साहब ने जिस तरीके से शोकिया पर सवाल उठा उनका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, जैसा कि मीडिया में बयान हो रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये बात बहुत करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। ये भारतीयता है, ये राष्ट्रीयता है। आप बताइए, इस देश का मंत्री ऐसी भाषा को प्रयोग कर रहा है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, मंत्री है, और उसके बाद वो पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है। रमेश बिधूड़ी का याद है आपको, भरे संसद में किन शब्दों का प्रयोग किया था, क्या निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने? कार्रवाई। देखिए, झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपके नेता बोल रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन कार्रवाई करेगा? एफआईआर हुई? नहीं, हाई कोर्ट ने के बात हुई, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, वो तो अपने मंत्री को बचा रहे थे। हाई कोर्ट ने पहली बार इंटरवीन किया तो कुछ धाराएं लगाई गई, तो फिर हाई कोर्ट फिर सख्त हुआ कि ये कौन सी कमजोर धारा लगा रहे हो, तब जाके हुआ। उसके बाद ये मंत्री जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया कि अभी हम नहीं सुनेंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी सवाल पूछेंगे तो चले जाएंगे, दूसरों पर आरोप लगाने लगेंगे। अरे साहब, सरकार में आप है, आपको एक्शन लेना है। ये पहली बार इस देश में है कि सरकार अपोजिशन से सवाल पूछती है। अरे हम, जनता ने आपको चुना है, आपको काम करने के लिए चुना है, आप काम करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। जनता से आप संवाद नहीं करते, ना ये जनता से संवाद करना चाहते हैं, ना ये अपोजिशन से संवाद करना चाहते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो जनता के लिए पॉलिसी बनाती है, जैसे स्टूडेंट के लिए बना रही, या एग्जाम्पल के तौर पर किसानों के लिए पॉलिसी बनाई, तो आप किसान से संवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने किसान से कोई संवाद ही नहीं किया, किसानों से कोई बात नहीं करी, और आप 3 काले कानून ले आए। जनता, किसान सड़क पर आ गए। किसानों ने, भाई इस देश में लोकतंत्र में आपका सरकार के अगर फैसले से खुश नहीं है तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है धरना देना, और ये आजादी से पहले से हमको देते आ रहे हैं। अंग्रेज तक धरना देना देते थे। जब किसानों ने धरना दिया, आपने सुना नहीं कितने किसानों की शहादत हुई। उस शहादत के बाद आपने अंतिम में जाकर के उस फैसले को वापस लिया। सरकार ज्यादातर चीजें अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए पॉलिसी बना रही है। आप स्टूडेंट के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उनसे बात नहीं करते। आप किसान के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उनसे बात नहीं करते। इससे पहले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, कोई भी बात होती थी तो जो उनके मेन लोग होते थे उनको दल को बुलाया जाता, किसानों के दल को बुलाया जाता था, किसानों से बात होती थी, उसके बाद हम सरकार बनाते थे, पॉलिसी फैसले लेते थे। तो सरकार फैसले लेती है, थोप देती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा सरकार लेके आई है वो भी क्या चुनावी हथकंडा मान रहे हैं उसको? बिहार में पूरी तरीके से चुनावी हथकंडा है, इसलिए क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है इसको करने की। आप बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला आरक्षण सरकार ने दिया, मुझे आप बता दीजिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता साल बता दे किस साल लागू हो जाएगा? साल नहीं बता पाएंगे। सरकार पॉलिसी लाई। हमने जब क्या कहते हैं, जब महिला आरक्षण दिया था चुनाव में, जितने भी हमारे नीचे के पंचायती राज में जब हमने महिला आरक्षण दिया, तुरंत लागू कर दिया था। आपने महिला आरक्षण दिया, उसको आपने डीलिमिटेशन से जोड़ दिया। डीलिमिटेशन कब होगा आपको पता नहीं, पहले तो जनगणना होगी, फिर जनगणना के पूरे फिगर्स आएंगे, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। तो मुझे तो लगता है अभी 7-8 साल लगेगा उसको होने में। तो सरकार जो खाली जनता को और कहने लगी, ताली बजाने लगी, देखिए हमने कर दिया। अरे भाई, आप कोई चीज कर रहे हैं तो करिए ना। आप उसको ऐसी चीज में उलझा दे रहे हैं कि वो काम हो ही ना पाए। अब जातिगत जनगणना पर आ गए। जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी कई सालों से उठाते आ रहे हैं। आज जब पूरी तरह फंस गए तो आपने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जनगणना का हर साल एक फंड होता है, बजट होता है, 1500 करोड़ का बजट होता था। आपने पिछले साल ही का जो बजट है उसको 500 करोड़ कर दिया है। जब आपने उसका बजट कम किया है तो आपकी मंशा नहीं थी कराने की, वो तो आपने चुनाव देखा, चुनाव के पहले आपने सोचा कि चलो हम गुफा छोड़ देते हैं। जातिगत जनगणना आपको करानी पड़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा। और राहुल जी ने कहा था कि सरकार से हम दबाव देके करवाएंगे। हमने जातिगत जनगणना की बात उनसे करवा दी है, वो करवाए ना करवाए हम जरूर कराएंगे।
और जातिगत जनगणना इस देश में हो के रही। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो पता चले। भाई जनगणना होगी सबसे पहले तो हर 10 साल में आबादी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, हमारे देश में एग्जैक्ट आबादी कितनी है ये पता चलना चाहिए। जब एग्जैक्ट हमारी आबादी पता चल जाए, फिर कौन सी कम्युनिटी में इतने सालों में क्या बदलाव आया, हम इतनी सारी पॉलिसीज जो बना रहे हैं उनका क्या फायदा हुआ उन कम्युनिटीज को, और हम जब फायदा देखेंगे कि क्या फायदा, हम पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, हम पॉलिसी तब बना पाएंगे जब एग्जैक्ट फिगर होंगे। राहुल जी हमेशा कहते हैं ये एक एक्सरे है, जब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा शरीर में बीमारी क्या है तब तो हम दवाई खाएंगे। तो जातिगत जनगणना हम बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, फिगर्स आएंगे, उस पर हम पॉलिसी बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और ये करना पड़ेगा। क्या लगता है आपके दबाव में जाति जनगणना का आनंद फानंद में बिल लेके आ गए? बिल्कुल, राहुल जी तो संसद में बोले थे कि करानी पड़ेगी आपको, आप भाग नहीं सकते, और करानी पड़ी। इनको हमारे दबाव में करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से पहले गोल गोल घुमाती थी, कभी बोलती थी, इनको दबाव में है। हम हमेशा कहते हैं सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा चल रहा है और हमारी बात माननी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार भी तो वही है। नहीं, सरकार वही तो काम तो करना पड़ रहा है। भाई देखिए, अपोजिशन सरकार से मुद्दे उठाता है, हम मुद्दे उठाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इस बात को मानिए। अपोजिशन का यही काम है ना, सरकार एक है, सरकार को चुन लिया, अपोजिशन जनता की बात उठाता है। सरकार जो काम नहीं कर रही होती उसको करवाता है। तो अपोजिशन ने मजबूर कर दिया इस बैसाखी की सरकार को करने के लिए, हमने मजबूर कर दिया कि जातिगत जनगणना आपको करानी पड़ेगी। और राहुल जी ने भले भरे उसमें बोला था संसद में कि ये आपको करानी पड़ेगी, और करानी पड़ेगी। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है दलितों का उत्पीड़न कर रही है, विशेष वर्ग का सहयोग करती है और पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग को लेकर चल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबके लिए व्यवस्थाएं दी जा रही, सरकार की योजनाएं उनके लिए काम कर रही है। और यही वजह है कि आप लोग काम नहीं करना चाहते थे, तो अब आज काम हो रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, कटोगे तो बटोगे, एक वक्तव्य किसके हैं? इस सरकार के नेताओं के हैं। जितनी भी उत्तर प्रदेश में आप नौकरियां निकालिए, क्या हो रहा था आरक्षण में, उसमें क्या हो रहा था? लेटेड एंट्री किसने कराई? सरकार ने कराई। तो इन सब के पीछे सबके जब आवाज उठाई गई तो बंद हुई। तो सरकार की मंशा ही नहीं है। एक्चुअली सरकार, देखिए फिगर, देखिए पहली सरकार है जो कहती है, और सरकारी सब आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए, ये सरकार का डेटा है। और सरकार का ही डेटा है कि 80 करोड़ लोगों से ऊपर लोगों के यहाँ राशन जा रहा है। राशन 84 करोड़ लोग कुछ है जिनके घरों में राशन जा रहा है। तो जो राशन है वो राइट टू फूड के तहत जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी लाई थी। राइट टू फूड का एक क्राइटेरिया है, आपको नहीं मिलता राशन, बहुत सारे लोगों को राशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका क्राइटेरिया है, जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है या उसके करीब है उसी को ही राशन मिलेगा। तो सरकार का डेटा ही कह रहा है कि 84 करोड़ लोग इस हालत में नहीं है जो 2 वक्त खाना खा पाए, सरकार को देना पड़ रहा है, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए। तो दो में से एक ही आंकड़ा सही हो सकता है, एक आदमी, तो सरकार के ही दोनों आंकड़े हैं। तो आप कौन सा आंकड़ा मान रहे हैं? हम इनमें तो एक ही आंकड़ा मान रहे हैं कि 84 करोड़ लोगों को भैया खाना जा रहा है, ये तो सच है। 25 करोड़ लोग आए हैं, ये तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपनी बात को। तो यूपी में आप आइए, तो यूपी में क्या तैयारी चल रही है? कांग्रेस आखिरकार यूपी में कब अपने आप को उस लेवल पर लाकर खड़ी करेगी कि आप कह सकते हैं कि हम मजबूत हैं? देखिए, अभी अगर आप 2024 का चुनाव देखें तो हमारे नंबर्स बड़े हैं। हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन एक साथ था, और आपने देखा इंडिया गठबंधन ने मिल करके 50% से ऊपर सीटें हम लाए हैं। तो इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में, ये तो सीधी सी बात है। जब हम 50% से ऊपर सीटें ला रहे हैं तो आने वाले समय में हम सरकार भी बनाएंगे, ये आंकड़ा कह रहा है। अकेले दम बनाएंगे या गठबंधन? ये देखिए फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। ये तो देखिए, आज हम गठबंधन में हैं, अभी गठबंधन में है, अभी तो हम गठबंधन में है ही, 2024 के गठबंधन में है। प्रदेश के जब चुनाव आएगा तो उसमें क्या होगा वो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। समाजवादी पार्टी भी मुझे लगता है बोल चुकी है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है इंडिया गठबंधन अभी निरंतर जारी है। हाँ बिल्कुल जारी।
तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में क्या दूसरे साथी और जोड़े जाएंगे? बसपा को लेकर के वहाँ पे कोई स्थितियाँ आपकी क्या है कि बसपा को लाएंगे, उनके साथ अलायंस करेंगे, या फिर बसपा के साथ दूरियां बना के रखेंगे? बीच में तल्खियां भी काफ़ी देखने को मिली, खास करके बसपा सुप्रीमो ने बड़े कड़े वार भी आप पर किए, काफ़ी वार किए। देखिए, कौन सी पार्टी गठबंधन में आएगी, कौन सी पार्टी गठबंधन में नहीं आएगी, ये तो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है और सभी दल के अध्यक्ष फैसला लेते हैं। हाँ, 2024 में हम चाहते थे कि सारे दल और दल भी हमारे साथ आए, बसपा भी साथ में आए, मगर ये फैसला मायावती जी का था। मायावती जी क्या फैसला लेंगी भाई, ये मायावती जी ही, उनका दल फैसला लेगा। अभी हम सपा के गठबंधन में हैं और आने वाले समय में चुनाव में क्या होगा ये शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पता चल जाएगा, आप ही के माध्यम से जनता को पता चल जाएगा। अभी बिहार चुनाव में हम पूरी तरह फोकस्ड हैं। आने वाले समय उत्तर प्रदेश में हम हर जगह काम कर रहे हैं, बूथ लेवल कमेटी हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम हर ब्लॉक हर बूथ पर अपना आदमी खड़ा कर रहे हैं और पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने जो है तिरंगा यात्रा निकाली, तो आप लोग जय हिंद यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो क्या उसकी काट मानी जाए इसको कि या कॉपी मानी जाए? कि बीजेपी अपने सिंदूर यात्रा मिशन को लेकर के तिरंगा यात्रा के जरिए गांव-गांव अपनी बातें पहुंचा रही है, लेकिन राहुल जी ने जय हिंद यात्रा की घोषणा कर दी है कि गाँव-गाँव भी जाएंगे। नहीं, गाँव-गाँव तो कांग्रेस पार्टी जा रही है, गाँव-गाँव अपनी नीतियों को लेकर जा रही है। और जय हिंद की हम बात करते हैं, हमारे लिए तो हिंद सबसे ऊपर है, ये देश सबसे ऊपर है। हम तो ये पूछ रहे हैं तिरंगा यात्रा में जब आप जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछता हूँ कि जब वो तिरंगा यात्रा लेकर के जा रही है तो ये उसको बताना चाहिए कि हमने किन शर्तों पर पाकिस्तान को छोड़ दिया, उसके दो टुकड़े नहीं किए, हमने बलूचिस्तान को अलग करने का मौका हमने क्यों गंवाया, ये बताना चाहिए। किन मुद्दों पर पाकिस्तान को हमने मारना छोड़ा, ये भी यार ये बातें बता दे, हमको बता दे, जनता को बता दे, या पार्लियामेंट में बता दे, बता दे। कहना क्या चाह रहे हैं आपकी, मतलब क्या चाह रहे हैं, कहाँ से दबाव आ गया? अब हम दबाव की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे भारत का दबाव था पाकिस्तान पर, हमारी सेना अंदर चलती चली जा रही थी, घुसती चली जा रही थी। जब एक बार हमारी सेना आगे चलती चली जा रही थी और सेना हमारी इतनी मजबूत है कि चलते चलते वो यूरोप तक भी पहुंच सकती है। हिंदुस्तान की सेना में इतना दम है कि वो सबको हराते हुए यूरोप तक जा सकती है, विश्व की सबसे अच्छी सेना है। उस सेना को जब हम कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, वापस आ जाओ अपनी सीमाओं में, तो किन शर्तों पर हमने अपनी सेनाओं को पाकिस्तान से वापस बुलाया? हम 100 किलोमीटर तक अंदर चले गए थे, तो हम क्यों रुके? हम पूछ रहे हैं कि रुकना नहीं चाहिए था। जब आपने फैसला लिया तो आपने, जैसे हमने पहले बांग्लादेश के दो टुकड़े, बांग्लादेश का जन्म किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, हम नहीं रुके ना, अमेरिका के दबाव में नहीं रुके, हमारी सेनाएं नहीं रुकी, घुसती चली गई, लाहौर तक चली गई थी, तो हम नहीं रुके थे ना। और जब हम रुके, जब हमने फैसला लिया रुकने का, तो हमने बांग्लादेश को जन्म दे चुके थे, उनके दो टुकड़े हम कर चुके थे। तो हम किन शर्तों पर हमने पाकिस्तान को छोड़ा है, ये सवाल पूछ। एक मेरा अंतिम सवाल आपके ऊपर आरोप ये है कि जब आपकी सरकार होती है तो आप आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, आपकी सरकार के दौरान सैनिकों के सर कलम करके ले जाया जाता है, और जब आप सरकार में नहीं होते, विपक्ष में होते, तो सरकार पर सवाल उठाते हैं। देखिए ये तो आर्मी के हमारे जितने भी जनरल्स हैं वो भी बोल चुके हैं कि 2014 से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है, और ऐसी स्ट्राइक हुई है कि सीधे 1-on-1 जंग हमने हराई है पाकिस्तान को। हमने तो कभी इस बात का वो नहीं किया, और हमेशा स्ट्राइक हुई। जो हमारे सैनिकों का सर कलम किया तो हमने भी उनके सैनिकों का सर कलम किया, हमने उनको घुस के मारा, हमने कितनी सारी स्ट्राइक करी। मगर हाँ, हमने इस तरीके से बिल्कुल उसका वो नहीं किया कि यात्रा निकालने लगे कि देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। ये देश का काम है, गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है इस देश के नागरिकों को सुरक्षा देना, गवर्नमेंट का काम है इस देश के लोगों के लिए पॉलिसी बनाना। तो गवर्नमेंट ने अपना काम किया था, मगर हम इस तरीके से ये नहीं करते थे कि यात्रा निकाल करके हम बताने लगे कि देखो देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम। वो तो काम करना ही है, जनता ने हमको इसीलिए चुना है। पाकिस्तान के अगर हमने दो टुकड़े किए थे तो ये हमारा काम था ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि बीजेपी प्रचार कर रही है देश की हमारी सेना जो काम कर रही है उस काम का प्रचार बीजेपी कर रही है? तो ये तो मोदी जी ने स्वयं बोला था, इससे पहले इस देश के शहीदों के नाम पर वो वोट मांग चुके हैं कि नहीं मांग चुके हैं? मैं बीजेपी नरेंद्र मोदी बोलूंगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है मेरे देश के, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं करूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी मंच से उन्होंने देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगा है, मंच से बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी
जब जाते हैं राजस्थान चुनाव में, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो क्या क्या आते हैं 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। कितने साल हो गए, क्या मिला? मंच से उन्होंने एक नेता को बोला कि भ्रष्टाचारी है महाराष्ट्र के, और उसको अपनी पार्टी में ले लिया। तो या तो पहले झूठ बोल रहे थे या तो बाद में झूठ बोला। तो बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो मंच से पहले झूठ बोलते हैं कि बाद में झूठ बोलते हैं, तो ये तो बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को सोचना है, और जनता देख रही है उस चीज को। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना प्रखर जी को, जिनका कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और दोबारा हम इनको जल्द निमंत्रण देंगे कि वो फिर यहाँ पर आए और अपने तीखे सवालों से कहीं ना कहीं सरकार से पूछे कि आखिरकार वो क्या कर रही है। क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना और सत्ता पक्ष का काम है उसको जवाब देना। बहुत स्वागत था आपका, बहुत धन्यवाद आपको कि यहाँ पर पधारे। और अब फिर अगले दिन हम एक नए अतिथि के साथ आपके साथ फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।